दिल्ली की वह सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी, क्योंकि एक 24 साल के निर्दोष लड़के राहुल की लाश मिलने से पूरे करोल बाग का माहौल खौफनाक हो गया था। पुलिस आई, मीडिया आई, हर तरफ हलचल मच गई, लेकिन उस गली की दीवारों ने वो सब देखा था जो कोई नहीं जानता था। और जब इंस्पेक्टर आयुष्मान ने केस अपने हाथ में लिया तो उसे अंदाजा नहीं था कि यह हत्या किसी प्रेम या दुश्मनी का परिणाम नहीं, बल्कि उस गहरी व्यवस्था का हिस्सा है जो समाज की परतों के पीछे छिपा सच है। राहुल, जो एक प्राइवेट कॉलेज में 3rd ईयर लॉ का छात्र था, उसकी जिंदगी में कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। उसके दोस्त बताते थे कि वो बहुत शांत सीधे स्वभाव का था, लेकिन अचानक उसकी हत्या इस तरह से होना किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। राहुल की मां सुशीला देवी, जो एक स्कूल में चपरासी थी, अपने बेटे की लाश देख टूट गई। वहीं उसका छोटा भाई रोहित, जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, सदमे में चुप हो गया था। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो साफ हुआ कि राहुल की हत्या रात के करीब 2 बजे की गई थी। उसका गला दबाया गया था और फिर एक धारदार चाकू से उसका शरीर चीरा गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सीने पर जो खून से लिखा संदेश था, सच मत बोलना, वो किसी डराने की कोशिश से ज्यादा किसी संदेश की तरह था। इंस्पेक्टर आयुष्मान ने सबसे पहले राहुल के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें आखिरी कॉल किसी आदित्य निगम नाम के लड़के की थी, जो राहुल का क्लासमेट भी था। जब आदित्य को बुलाया गया तो उसका हड़बड़ाया चेहरा और टूटी बिखरी बातें किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उसने बताया कि राहुल कॉलेज में एक केस स्टडी पर काम कर रहा था, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड लॉ पर थी। लेकिन धीरे धीरे वो केस उसकी जिंदगी में हकीकत बन गया, क्योंकि उसे एक असली घोटाले का पता चल गया था। राहुल ने कुछ दिन पहले ही अपने क्लास नोट्स में लिखा था कि उसे एक केस मिला है, जहां एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जैन एंड सन्स इंफ्राटेक झूठे दस्तावेजों पर स्लम एरिया के गरीबों की जमीन हड़प रही है। और राहुल ने इसकी रिपोर्ट एक लोकल एनजीओ न्यायदीप को भेजने की तैयारी की थी। लेकिन शायद उस रिपोर्ट की भनक कंपनी के एक इनसाइडर को लग गई थी। इंस्पेक्टर आयुष्मान को अब केस साफ नजर आने लगा था कि राहुल को साजिशन मारा गया है, क्योंकि वह किसी बड़े घोटाले की पोल खोलने वाला था। इसी बीच राहुल के लैपटॉप से एक वीडियो मिला जो उसने अपनी मौत से 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में राहुल ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है, और उसने सबूत के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में सेव किए हैं, जो उसने कॉलेज की लाइब्रेरी के लॉ सेक्शन की किताब नंबर A42 के पीछे छुपा कर रखे हैं। जब पुलिस ने वो किताब निकाली तो उसमें से सचमुच एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें कई बिल्डरों और नेताओं के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें यह साफ सुनाई दे रहा था कि राहुल की हत्या की प्लानिंग हो चुकी है। पुलिस ने जब उस ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और आवाजों की पहचान की, तो एक नाम सबको चौंकाने वाला लगा। करोल बाग के स्थानीय विधायक विक्रम मित्तल, जो सामाजिक नेता के तौर पर जाने जाते थे। उस फाइल में यह साफ था कि विधायक मित्तल का एक रियल एस्टेट सिंडिकेट चल रहा था, जिसमें कई बिल्डर, पुलिस अधिकारी और एक मीडिया चैनल तक शामिल था, जो स्लम एरिया को अवैध घोषित कराकर जमीनें खाली करवा रहे थे और फिर वहां मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे थे। राहुल इस सिंडिकेट की असली फाइल्स तक पहुंच गया था और इसलिए उसे मार दिया गया। इंस्पेक्टर आयुष्मान को इस केस को सुलझाने में जितना समय लग रहा था, उतनी ही तेजी से उसके ऊपर दबाव भी बनता जा रहा था। कई बार उसे केस छोड़ने की धमकी मिली, ट्रांसफर की धमकी मिली,
लेकिन आयुष्मान ने हार नहीं मानी। उसने गुप्त तरीके से एक ऑपरेशन चलाया और एनजीओ के जरिए सीबीआई को मामले में घसीटा। जब केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ तो देश भर में मीडिया का ध्यान इस केस की तरफ गया। राहुल की वीडियो और पेनड्राइव की फाइल्स न्यूज चैनलों पर चलने लगी। जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। हजारों स्टूडेंट्स ने जस्टिस फॉर राहुल के लिए मार्च निकाला और तब जाकर सरकार हरकत में आई। विधायक विक्रम मित्तल को गिरफ्तार किया गया और 17 और लोगों को भ्रष्टाचार, हत्या की साजिश, धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल भेजा गया। लेकिन राहुल वापस नहीं आ सकता था। उसकी मां सुशीला हर दिन घर के एक कोने में बैठकर अपने बेटे की तस्वीर के सामने दीप जलाती थी और रोहित ने अपने भाई की किताबों को अपने पास संभाल लिया था। उसने ठान लिया कि वो भी वकील बनेगा और अपने भाई की तरह सच के लिए लड़ेगा। सालों बाद जब राहुल की बरसी पर करोल बाग के उसी गली में एक स्मारक बनकर खड़ा हुआ जिस गली में उसकी लाश मिली थी, तो उस पर लिखा था, ये जो सच के लिए मरे वही असली न्याय की नींव रखते हैं। वो दिन जब करोल बाग के गली नंबर 17 में राहुल की याद में बने स्मारक का उद्घाटन हुआ, हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें अधिकतर युवा थे। आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा लिए, और उस मंच पर खड़े होकर राहुल की मां ने जो शब्द कहे वो आज भी दिल्ली की दीवारों पर गूंजते हैं। मेरे बेटे को मार दिया गया पर उसकी आत्मा नहीं मरी, तुम सब उसका सपना जिंदा रखो। और उन शब्दों के साथ ही जैसे एक नई क्रांति शुरू हो गई, क्योंकि राहुल सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था उस युवा की जो सच्चाई को अपनी जान से ऊपर रखता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आयुष्मान की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही। केस की वजह से मिली सराहना और सम्मान के बावजूद उसकी आत्मा पर बोझ था कि वो राहुल को बचा नहीं सका। लेकिन उसी गिल्ट में उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सच्चाई की आवाज नाम से एक संगठन शुरू किया जो ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करता था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उसकी टीम में कुछ खास लोग थे। वही आदित्य जिसने राहुल को आखिरी बार फोन किया था, जिसने खुद को कभी माफ नहीं किया कि उसने राहुल को अकेले जाने दिया। अब वह एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था और दूसरी ओर वो एनजीओ न्यायदीप जिसकी मदद से केस बाहर आया था, अब देश भर में फैल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 5 बेल पर बाहर आ चुके थे, जिनके पास अब भी ताकत थी, पैसा था और वो अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने की योजना बना रहे थे। और उनका पहला निशाना था वह पेन ड्राइव जो अब कोर्ट में सबूत के रूप में जमा थी। लेकिन एक रात दिल्ली हाई कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई और जब अगली सुबह जांच हुई तो पता चला कि केवल वही रैक जला था जहां राहुल का केस रखा गया था। पूरा मामला फिर से बिखरने लगा था। मीडिया धीरे धीरे चुप होने लगी और जनता को भी जैसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तब एक आवाज फिर से उठी। राहुल का छोटा भाई रोहित अब 12वीं पास कर चुका था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें उसने कहा, मैं अपने भाई के अधूरे केस को फिर से खोलूंगा, चाहे मुझे भी जान गंवानी पड़े। वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने उसे शेयर किया और फिर से पुरानी आग भड़क उठी। रोहित ने आरटीआई फाइल की, नई याचिका डाली और कोर्ट से स्पेशल फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की। इस बार केस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया और सीबीआई की एक नई टीम गठित की गई, जिसमें शामिल हुए एसीपी रजनीश मल्होत्रा, जो देश के सबसे सख्त और बेदाग अफसर माने जाते थे।
उन्होंने सबसे पहले कोर्ट में जल चुके रैक के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और पाया कि फायर एक प्लान्ड शॉर्ट सर्किट था और वहां 2 नकाबपोश गुस्से थे जो आग लगाने से पहले सारे पेपर्स निकालकर ले गए थे। जब उन फुटेज को डिकोड किया गया तो उन दोनों में से एक की पहचान हुई, मोहसिन कुरैशी, जो कभी विधायक मित्तल का शूटर रह चुका था और जो अब अंडरग्राउंड हो गया था। एसीपी रजनीश ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक छापे मारे और आखिरकार मोहसिन को राजस्थान के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से जो डायरी मिली उसमें कई रहस्यमयी नाम थे, बड़े बिल्डर्स, पत्रकार, पूर्व पुलिस अफसर। ये सब उस भ्रष्ट जाल का हिस्सा थे जिसने राहुल की जान ली और अब खतरा रोहित पर था। एक दिन जब रोहित अपने कॉलेज से घर लौट रहा था तभी एक बाइक सवार ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन शुक्र था कि पुलिस पहले से सतर्क थी और हमलावर को मौके पर पकड़ लिया गया। उस घटना के बाद रोहित को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया और पूरे केस को फास्ट ट्रैक में सुनवाई के लिए भेजा गया। कोर्ट की हर तारीख पर राहुल की मां चुपचाप बैठती थीं, एक दुपट्टे में बेटे की तस्वीर लपेटे हुए, और हर बार जब गवाह मुकरता या सबूत कमजोर होता तो उनकी आंखें भर जाती। लेकिन इस बार भाग्य ने उनका साथ दिया क्योंकि मोहसिन की डायरी में राहुल की हत्या की पूरी प्लानिंग थी। किसने पैसे दिए, किसके कहने पर हमला हुआ और किस पुलिस अधिकारी ने केस को दबाने की कोशिश की। कोर्ट ने सारी जांच के बाद विधायक मित्तल और 3 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस दिन कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी राहुल की मां ने आसमान की ओर देखकर कहा, अब तू चैन से सो बेटा, तेरा सच जीत गया। और वहीं रोहित ने मीडिया से बस इतना कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अब हर राहुल के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज भी जब कोई बच्चा करोल बाग में उस स्मारक के पास से गुजरता है तो उसकी मां बताती है, ये वो जगह है जहां एक बेटा मरा नहीं, अमर हो गया।